हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था इसका, पंचायती राज व्यवस्था का। आज हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए पार्ट 2 को पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 में अपन लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान भी पढ़ लिया था। 73rd अमेंडमेंट पढ़ा था, 74th नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बोला है पढ़ने को, ना कि नगरीय स्वशासन व्यवस्था, यानी जो सेल्फ गवर्नमेंट है ना, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि वो हमारे रीट लेवल 1 के लिए नहीं है। हमारे रीट लेवल 1 के लिए सिर्फ जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैंने 73rd अमेंडमेंट पढ़ाया था और राजस्थान में कैसे 73rd अमेंडमेंट को देखते हुए 1994 में पंचायती राज अधिनियम एक बार और लागू किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अच्छी तरीके से। आप अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 टायर सिस्टम। इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे, राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है। हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत के बारे में जो विलेज लेवल पे है। हम पढ़ेंगे ब्लॉक लेवल यानी तालुका लेवल पर पंचायती समिति इसके बारे में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिले लेवल पे जिला परिषद के बारे में। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ ग्राम सभा का। देखो, ग्राम सभा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है पंचायती राज व्यवस्था में। ग्राम सभा होती क्या है? किसी गांव की 18+ की वोट, जो मतदान करने वाली जनता होती है, वोट डालने वाली जो जनता होती है, वो ग्राम सभा की वो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? 18+ के वोटर होते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत के लिए मतलब मतदान वगैरह करते, तो आप जानती हैं। तो ग्राम सभा की जो बैठक है, उसका जो कोरम है वो 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10। लिख दूं? एक मिनट। 1/10 ये ग्राम सभा का कोरम है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्राम सभा की कम से कम 3 महीने में कितनी बैठक होनी चाहिए? एक बैठक होनी चाहिए। एक मीटिंग होना ज़रूरी है। कम से कम 3 महीने में एक मीटिंग होना ज़रूरी है, ध्यान रखना। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ग्राम सभा का। ठीक है, तो ग्राम सभा से आप लोग परिचित हो गए, बहुत ईजी चीज़ है। मेन चीज़ जो है वो ये 3 टायर सिस्टम है। बलवंत राय मेहता समिति ने इसके बारे में बताया था, आपको याद होगा। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं फटाफट। बिल्कुल लिस्ट वाइज बना रखा है, देखना लिस्ट रेडी कर रखी है मैंने। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट मार सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आरबीएससी की बुक में से उठाई है। आरबीएससी का अगर आपको लेटेस्ट आपके पास बुक है तो उसके पेज नंबर 55 में 55 से एक ग्रामीण शासन वाला चैप्टर है, उससे भी काफ़ी कंटेंट मैंने उठाया लेटेस्ट वाली बुक से, 2020 के एडिशन से। और इसके अलावा और 3-4 बुक से और आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो ग्राम पंचायत है। सबसे नीचे वाला टायर कौन सा है? सबसे नीचे वाला टायर ग्राम पंचायत है। फिर हम पढ़ेंगे पंचायती समिति, फिर हम पढ़ेंगे जिला परिषद। तो पहले ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, और हमारे चैप्टर और कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा भी डाली है मैंने, तो वही पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा ग्राम पंचायत। देखो, इसकी संख्या 11,341 है। मैंने कल भी बताया था और मैं इसको दोबारा बताऊंगा क्योंकि देखो, मैंने कई बार इसको दोबारा 3-4 बार रिसर्च मारा है, तो बहुत सारी जगह पे 11,316 बता रहे हैं लोग, कोई 11,350-51 बता रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो है 11,341। तो आपको इसके साथ ही जाना है, ध्यान रहेगा। मैंने गवर्नमेंट की जो निर्वाचन आयोग की साइड है वहाँ चेक किया, राजस्थान के जो पंचायती राज की जो साइड है वहाँ चेक किया, और ग्रामीण एवं नगरीय विकास की जो साइड है गवर्नमेंट वाली, उस पर भी मैंने चेक किया, तो सब पे 341 दिखाया गया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसका गठन यानी फॉर्मेशन देखते हैं। ये कैसे बनती है ग्राम पंचायत? ये बनती है सरपंच, उप सरपंच और पंच से मिलकर। किससे बनती है? सरपंच, उप सरपंच और पंच से मिलकर। ठीक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर कितने होते? इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं इनमें? देखो, न्यूनतम इसमें 5 पंच होते हैं। 3,000 की जनसंख्या, 3,000 की पॉपुलेशन तक, 3,000 की पॉपुलेशन तक इसमें 5 पंच होते हैं। ग्राम पंचायत में 3,000 की पॉपुलेशन अगर किसी गांव की है तो वहाँ पे 5 पंच होंगे। लेकिन सदस्यों की बढ़ोतरी कब होता है, इंक्रीज कब होता है? जब 3,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन दिख जाए, 3,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन दिख जाए तो भाई वहाँ पे प्रति 1,000 पर 1,000 पर 2-2 पंच बढ़ने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में 3,000 की जनसंख्या है, वहाँ 5 पंच है, लेकिन अब वहाँ की जनसंख्या 4,000 हो गई, तो वहाँ पे पंच कितने बढ़ जाएंगे? 2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रति 1,000 पे 2 पंच बढ़ने की बात कही गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है?
एक बात मैं बता दूं, ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो जो ग्राम सभा के 18+ के वोटर होते हैं वो वोट करते हैं किसको, पंच और सरपंच के लिए वोट करते हैं। याद रहे, वोटिंग किसके लिए होती है, सरपंच और पंच के लिए। कभी भी उप सरपंच के लिए वोटिंग नहीं होती। उप सरपंच इनडायरेक्ट मेथड से चुना जाता है, किनके द्वारा, पंच अपने में से ही कोई उप सरपंच चुनते हैं, ध्यान रहे। बाकी सरपंच और पंच की जो वोटिंग होती है वो डायरेक्ट मेथड से होती है, जनता खुद पार्ट लेती है। और ग्राम सभा जो होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि जनता वहाँ पे खुद का प्रजातंत्र चलाती है, क्योंकि कम लोग होते हैं तो खुद के लिए फैसले खुद ले पाते हैं, खुद की समस्या खुद सॉल्व कर पाते हैं। तो पंच और सरपंच तो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। उप सरपंच को पंच जो होते हैं वो अपने में से चुनते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि 18+ की जनता द्वारा डायरेक्टली केवल सरपंच उप सरपंच का सॉरी सरपंच और पंच का इलेक्शन डायरेक्टली होता है, और उप सरपंच को पंचों द्वारा, जो पंच होते हैं हमारे, वो अपने में से ही एक का इलेक्शन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पंच द्वारा उप सरपंच का इलेक्शन कब किया जाता है, सरपंच के बाद, ठीक है। जैसे पंचों ने सरपंच चुन दिया, सरपंच के अगले दिन या बाद में हम उप सरपंच को चुन लेते हैं, पंच, ठीक है। शपथ ओथ कौन दिलाता है इनको, रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ, पीठासीन अधिकारी जो होता है वो सरपंच, उप सरपंच और पंच तीनों को ही शपथ वो दिलाने का काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं जरा पेन निकाल लूँ, मेरा मार्कर यहाँ तक जाएगा नहीं, नीचे स्क्रीन छोटी है मेरी। ये रेजिग्नेशन किसको देते हैं, याद रहे, ग्राम पंचायत में समझना बड़ा आसान है। ग्राम पंचायत में तीनों, पंच, सरपंच और उप सरपंच, ठीक है। बेसिकली जो सरपंच और ये उप सरपंच है ना, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं एक तरीके के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मान लो आप ग्राम पंचायत का, इसको अगर इंग्लिश में समझना है तो, देसी भाषा में सरपंच और पंच, तो सरपंच और उप सरपंच, ठीक है। जितने भी हमारे त्यागपत्र देते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो उप सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, ये सारे अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफिसर को देते हैं। इनकी जो मीटिंग होती है उसका एक है कि भाई हर महीने में कम से कम 2 बार मीटिंग होना जरूरी है। ये आपके आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 55 नंबर पेज है, वहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, लेटेस्ट वाली बुक में, उसमें लिखा हुआ है कि हर महीने में कम से कम 2 बार मीटिंग। और इनका जो गणपूर्ति को कोरम कहते हैं, मैंने आगे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ लिखना भूल गया मैं, गणपूर्ति को कोरम कहते हैं। वो कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 संख्या का, उनकी जो पॉपुलेशन का, जनसंख्या का मतलब 1/3 होनी चाहिए, सदस्यों को 1/3, तभी तो बैठक बुलाई जाएगी, अदरवाइज बैठक नहीं होती। 1/3 तो होनी चाहिए मेंबर, ठीक है। सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होता है ग्राम पंचायत में, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको हम लोग ग्राम सेवक भी कहते हैं, लेकिन इसको ग्राम विकास अधिकारी आपके आरबीएससी की बुक में दिया हुआ है, तो मैंने वहां से इसको डाल दिया। आई होप आपको यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हालांकि एक महीने में 2 बार मीटिंग की बात कही गई है, यहाँ पे देखो, हर महीने कम से कम 2 बार मीटिंग की बात कही गई है, तो हर महीने 2 बार कम से कम मीटिंग होगी। लेकिन कुछ स्पेशल मीटिंग भी होती है जो कुछ स्पेशल ओकेशन पर बुलाई जाती है। सॉरी, एक तो होती है 26 जनवरी को, ठीक है। एक होती है 8 मार्च यानी वुमेन्स डे को, एक 1 मई को यानी लेबर डे अभी गया है हाल में, लेकिन कोरोना के चक्कर में शायद मीटिंग वगैरह नहीं होगी राजस्थान में, बिकॉज कोरोना ने अपनी सबकी हालत ख़राब कर रखी है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंट डे को मीटिंग होती है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, और 14 नवंबर यानी बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। ये सारी मीटिंग्स क्यों ली जाती है, विलेज के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, कोई नई योजना चलाने के लिए, कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, नई अवेयरनेस फैलाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, इन सब के लिए मीटिंग ली जाती है, ठीक है। बेसिकली स्पेशल मीटिंग्स होती है ग्राम पंचायत की। ये और जगह भी ली जाती है, पंचायत समिति वगैरह में भी ली जाती है, ठीक है। ग्राम सभा की भी ऐसी मीटिंग होती है स्पेशल वाली, ध्यान रहेगा। ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट, ये मैंने आपके आरबीएससी की बुक में देखा तो मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक, मुझे लगा कि शायद, क्योंकि देखो आरबीएससी की जो बुक है 8 तक की, उसमें से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, तो मैंने कोशिश किया कि सारा वो कुछ वहाँ से लपेटा जाए अच्छे तरीके से, जो जो अपने काम का है, ताकि अगर वो देगा तो आरबीएससी से बाहर तो देगा नहीं, तो इस तरीके के दे सकता है। तो विलेज कोर्ट के बारे में शायद पूछ ले, पंचायती राज का ही टॉपिक है। देखो, ग्राम स्तर पर यानी विलेज लेवल पर जल्दी फास्ट न्याय दिलवाने के लिए, फटाफट न्याय दिलवाने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट यानी विलेज कोर्ट एक्ट 2008 के तहत विलेज जो कोर्ट हैं उनकी स्थापना किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। राजस्थान में भी किया गया, राजस्थान में भी चीज़ कर गई है। राजस्थान का पहला जो विलेज कोर्ट था वो जयपुर जिले के बस्सी गांव में बना है, ठीक है, ध्यान रहेगा, बस्सी गांव में। और विलेज कोर्ट में न्यायिक अधिकारी जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं उनको नियुक्ति करने की जो सलाह देता है, एडवाइस देता है, वो कौन देता है, हाई कोर्ट देता है, ध्यान रहेगा ये, ठीक है। अगला है अब अगला अपना पंचायत समिति। ग्राम पंचायत पूरा खत्म, कोई दिक्कत डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट मार देना, वहाँ पे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब पंचायत समिति, कहीं पर मैंने भी कुछ गलती कर दी तो उस मिस्टेक को भी ज़रूर बताना, ताकि हम सबके लिए उसका सुधार कर सके। वैसे कोशिश ये की है कि मिस्टेक ना हो, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, पहले जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती थी ना,
पंचायत में, ग्राम पंचायत में वो 9 हुआ करती थी, अब 5 हुई है, बदली है ये हाल में ही, ठीक है। इनकी संख्या बदलती रहती है, अभी लेटेस्ट जो मैंने सुना है वो 5 है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। अब अगला है अपना पंचायत समिति, जिसकी संख्या है 352, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेशन क्या है, इसमें देखो ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग है पंचायत समिति और जिला परिषद, ध्यान रहेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग है। ग्राम पंचायत में जो सदस्य हैं वो उनके बारे में अलग से मैंने बता दिया, लेकिन इसके सदस्यों को 2 टाइप में बांटा जाता है। एक तो इसके सदस्य होते हैं निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, एक होता है पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है, ऑफिशियो मेंबर है, ठीक है। एक होता है निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, और एक होता है पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो ऑफ मेंबर, ठीक है। तो निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, जिनको जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता चुन के भेजती है, वो तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं जिनका पद फिक्स रहता है, उनको पंचायत समिति में पोस्ट तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो चुनाव लड़े ना लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको पोस्ट मिल जाती है। अब वो कौन से लोग होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं, पदेन सदस्य कौन होते हैं पंचायत समिति में, एक तो सरपंच ऑफ ऑल पंचायत विद द ब्लॉक। देखो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल की होती है, तो जितने भी ब्लॉक के अंदर पंचायत आती है, ग्राम पंचायत आती है, उसके सारे सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसके अलावा रीजनल एमएलए, वहाँ का विधायक जो होता है उस एरिया का, ब्लॉक वगैरह का जहाँ से उठाए, वहाँ का जो विधायक होता है वो भी इसका मेंबर होता है, ठीक है, पदेन सदस्य होता है। इलेक्टेड मेंबर्स, अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, पहले तो मैं बता दूं कि जो मिनिमम 15 इलेक्टेड मेंबर्स अप टू 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख की पॉपुलेशन पर 15 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, कम से कम 15। 1 लाख की पॉपुलेशन है एक ब्लॉक एरिया की, तो वहां पे 15 निर्वाचित सदस्य होंगे जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन याद रहे 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होने पर प्रति 15,000 पर, यानी 1,15,000 अगर हुआ तो 2 सदस्य चुने हुए, यानी पंचायत समिति सदस्य जो चुने हुए होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मिनिमम कितने होते हैं, 15 इलेक्टेड सदस्य होते हैं 1 लाख की पॉपुलेशन पर। 1 लाख की पॉपुलेशन 15 इलेक्टेड सदस्य। लेकिन जब 1 लाख से पॉपुलेशन बढ़ जाए, यानी 1,15,000 फिर 1,30,000, तो ऐसे करके 2-2 निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर बढ़ते चले आते हैं। याद रहे यहाँ पे मैं इलेक्टेड मेंबर की बात कर रहा हूँ, यानी पंचायत समिति के सदस्य की, उन इलेक्टेड मेंबर की जिनको जनता चुनती है। मैं इन पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ जिसको हम चुनते हैं, ठीक है। तो उनकी संख्या कब बढ़ जाती है, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो तो प्रति 15,000 पर उनकी संख्या 2-2 करके बढ़ने लग जाती है, ठीक है, याद रहेगी चीज। अब इनकी मीटिंग हर महीने में कम से कम 1 बार, और कोरम क्या होना चाहिए, 1/3, याद रहेगा। मीटिंग हर महीने में 1 बार, और बाकी स्पेशल मीटिंग तो वही सेम रहेगी, बट जो खास होनी ही चाहिए मीटिंग हर महीने वो 1 बार, ठीक है। और इनका जो सरकारी अधिकारी होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है इनका, वो ब्लॉक विकास अधिकारी होता है। कौन होता है, ब्लॉक विकास अधिकारी। अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अब इनके जो सदस्य होते हैं यानी पंचायत समिति के मेंबर जो होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिनको हम डायरेक्ट चुनते हैं, इसके अलावा जो प्रधान और उप प्रधान होता है इनको कभी हम नहीं चुनते, ध्यान रहे, इनका इलेक्शन हमारे द्वारा नहीं होता। हम सिर्फ पंचायत समिति के मेंबर को चुनते हैं ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर अगर इलेक्शन की बात करूं तो इसको मैं अलग से समझा रहा हूं क्योंकि वहां पे मिक्स हुआ था। तो ब्लॉक लेवल पर जो हमारी पंचायत समिति होती है, उनके जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर हमारे द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, डायरेक्ट मेथड से चुने जाते हैं, हम वोट करते हैं, ये चुन जाते हैं। लेकिन जो प्रधान होता है यानी हेड, ठीक है, और जो हेड होता है और वाइस हेड जो होते हैं, ठीक है, जो प्रधान होता है उसका निर्वाचन यानी उसका चुनाव डायरेक्ट मेथड से नहीं होता। जिन पंचायत समिति के मेंबर को हम चुन के भेजते हैं वो लोग अपने में से ही किसी एक को प्रधान बना देते हैं, और फिर अगले दिन अपने में से ही किसी एक को उप प्रधान बना देते हैं, ठीक है। तो प्रधान और उप प्रधान का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं होता, जनता नहीं चुनती, इनमें भाग नहीं लेती, सिर्फ पंचायत समिति के मेंबर को चुनती है। अब इन तीनों को शपथ कौन दिलाता है, इनको ओथ दिलाता है यानी शपथ दिलाता है उपखंड अधिकारी यानी सब डिविजन ऑफिसर एसडीओ इन तीनों को शपथ दिलाता है। लेकिन इनका जो रेजिग्नेशन होता है ना, उसमें थोड़ा पंगा है। अब इसको थोड़ा मार्कर से समझेंगे। देखो, ग्राम पंचायत का जो मेंबर है वो अपना रेजिग्नेशन प्रधान को देगा, उप प्रधान जो है वो भी अपना रेजिग्नेशन प्रधान को देगा, लेकिन जो हमारा जिला प्रमुख है, जो हमारा प्रधान है, वो हमारा रेजिग्नेशन किसको देगा, डिस्ट्रिक्ट हेड को, जिला प्रमुख को देगा।
अक्सर लोग इसमें क्या गलती कर देंगे, लोग क्या कर देंगे कि भाई जो यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है पंचायत समिति में ब्लॉक लेवल पर सरकारी अधिकारी बीडीओ होता है, बीडीओ, तो लोग सोचते हैं कि भाई क्या नाम है, जो अपना ये प्रधान हो गया ये अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो बीडीओ को देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपना रेजिग्नेशन जिला प्रमुख को देता है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेड को देता है। तो याद रहेगा, पंचायत समिति के मेंबर जिनको हम चुनते हैं वो तो प्रधान को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, उप प्रधान जो होता है वो अपना रेजिग्नेशन प्रधान को देता है, और जो प्रधान होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, जिला प्रमुख को, डिस्ट्रिक्ट हेड को, जिसके बारे में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जो पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिषद है ना, डिस्ट्रिक्ट परिषद, उसके बारे उसमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रहेगा, इतना याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बहुत ईजी मैनर में बताया मैंने। ठीक है, अब आता है अपना जिला परिषद। तो टोटल जिले राजस्थान में कितने हैं, 33, संभाग 7। ठीक है, ध्यान रहेगा 33 जिले हैं, और राजस्थान के जिलों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, ध्यान रखना, ये सिलेबस से जुड़ा नया टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा इससे, वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके देखो। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन गठन सेम जैसे पंचायत समिति का है वैसे इसमें भी निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। इसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको फिर वही निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं उनको हम चुनते हैं, लेकिन कुछ पदेन सदस्य होते हैं जिनका पद फिक्स होता है, उनके पद को कोई हिला नहीं सकता, उनका पद फिक्स होता है, वो वहाँ पे जिला परिषद में फिक्स होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन से होते हैं, एक तो जिले के सभी प्रधान, क्योंकि देखो जिला परिषद से नीचे क्या आता है, ब्लॉक पंचायत यानी पंचायत समिति जो थी उसमें प्रधान होते हैं, हेड, तो सारे हेड जो होते हैं जिले के अंदर जितने प्रधान आते हैं वो इसके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। इसके अलावा जिले के सारे एमएलए, जो एक जिले में जितने एमएलए बने हैं वो सारे इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड हुए हैं, जो कि होते हैं, तो वो भी इसके पदेन सदस्य हो जाते हैं। याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं। अब इलेक्टेड मेंबर का जो ये अपना क्राइटेरिया वगैरह है, संरचना, फॉर्मेशन, उसको देख लेते जरा। देखो भाई, मिनिमम इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड कौन, जिनको हम चुनेंगे, ये तो पदेन सदस्य हो गया, याद रखना, निर्वाचित अलग और पदेन अलग होते हैं, और सरकारी तो अलग ही होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 17 इलेक्टेड यानी निर्वाचित मेंबर होते हैं ओवर 4 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, अप टू होगा, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ठीक करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, मुझे 1 मिनट का वक्त दो। ठीक है, ये अप टू हो गया, ओवर का मतलब तो ज़्यादा हो जाता है ना, अप टू मतलब तक, 4 लाख तक की अगर पॉपुलेशन हो एक जिले की, अगर एक जिले की पॉपुलेशन 4 लाख की हो तो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो 17 होते हैं। लेकिन अगर जिले की पॉपुलेशन 4 लाख से ऊपर जाती है तो प्रत्येक 1 लाख पर 1 लाख पर संख्या दो के रूप में बढ़ती आती है, इलेक्टेड मेंबर दो के रूप में बढ़ते आते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन जनसंख्या बढ़कर 4 से 5 लाख हो गई, तो 4 से 5 लाख की जनसंख्या हुई तो निर्वाचित सदस्य 17 से कितने हो जाएंगे, 19, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, संख्या में बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट ऐसे ही होता है। अब इनकी बैठक 3 महीने में कम से कम एक बार, और कोरम 1/3, ध्यान रहेगा। इनका जो सरकारी अधिकारी होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो अधिकारी होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। सीईओ इनका अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, इसका सरकारी अधिकारी, देखो पदेन अधिकारी अलग होता है, सरकारी अधिकारी अलग होता है, निर्वाचित सदस्य अलग होते हैं। निर्वाचित अपन चुनते हैं, पदेन जिनका पद फिक्स हो जाता है अपने आप ही बिना कोई चुनाव वगैरह लड़े, वो अलग से अपना चुनाव लड़ते हैं। जैसे लोकसभा वाले अपने लिए अलग से लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, राज्यसभा वाले अलग, एमएलए अलग, और प्रधान तो अलग। लेकिन इनका पदेन जो फिक्स एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इनका फिक्स पद होता है। निर्वाचित जिनको अपन चुनते हैं, ठीक है, और जो भाई अपना सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मदद वगैरह करने के लिए, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, एक होता है जिला पार्षद, एक होता है उप जिला प्रमुख, एक होता है जिला प्रमुख। जिला पार्षद जो होता है उसको हम लोग चुनते हैं वोट डाल के। जिला पार्षद जो होता है, क्या इसको कौन चुनता है, अपन लोग चुनते हैं वोट डाल के। अब ये जो जिला पार्षद होते हैं, ये अपने में से ही एक तो जिला प्रमुख चुन लेते हैं, और अगले दिन एक चुन लेते हैं उप जिला प्रमुख। ठीक है, जिला प्रमुख यानी डिस्ट्रिक्ट हेड, और एक वाइस डिस्ट्रिक्ट हेड, दोनों को कौन चुनते हैं, जिला परिषद के लोग अपने में से ही मेजोरिटी के आधार पर। और जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं, इनको हम, ये वही इलेक्टेड सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य जिनको अपन चुनते हैं। इनका इलेक्शन तो मैंने ऐसे बता दिया कि भाई जनता द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली, जिला पार्षद, सॉरी मैं परिषद बोल रहा हूँ, पार्षद। ठीक है,
उप जिला प्रमुख, इनको भी अपन लोग नहीं चुनते, इसको हम जो जिला पार्षद चुनते हैं ना, वो अपने में से एक को मेजोरिटी से चुनते हैं। और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता है, जिला प्रमुख होता है, उसको भी अपने में से एक चुनता है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? जिला पार्षद, उप जिला प्रमुख यानी वाइस डिस्ट्रिक्ट हेड, और डिस्ट्रिक्ट हेड को शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाता है। और इनका त्यागपत्र कौन लेता है? देखो, इनका त्यागपत्र में बड़ा पंगा है। जिला पार्षद का त्यागपत्र तो डिस्ट्रिक्ट हेड लेता है, यानी जिला प्रमुख लेता है, यानी ये अपना त्यागपत्र इन भाई साहब को देंगे। उप जिला प्रमुख भी अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देगा, लेकिन जिला प्रमुख जो होता है वो अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर को रिजाइन देता है। डिविजनल कमिश्नर कौन? डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर, डिवीजन। भाई डिवीजन क्या होता है? डिवीजन के अंदर ही तो डिस्ट्रिक्ट आता है, तो डिवीजन कमिश्नर तो बहुत बड़ा हो गया। तो जिला प्रमुख जो होता है, डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता है, वो अपना रेजिग्नेशन संभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर को देता है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद कह रहा हूँ मैं, आपको वो तो बात की लाइन है। खैर, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में मैंने कोशिश की है बताने की, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है, खत्म करेंगे पंचायती राज, पूरा पेल मारेंगे, कुछ नहीं बचेगा इसमें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ से बन जाएगा। पंचायती राज का नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल 2 वालों के लिए काम आएगा, लेवल 1 वालों के लिए तो है ही भाई। तो 1 नंबर पक्का करके जाओगे आज अपना। इतना मैं कह सकता हूँ अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस वगैरह है इस चीज़ का, उसके तौर पर कि 1 नंबर तो आपका इसमें पक्का है आज यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा अपना नेक्स्ट यूनिट अब स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये है नेक्स्ट जो चीज़ है वो है राज्य वित्त आयोग। अब राज्य वित्त आयोग का भी भाई देखो, पंचायत वगैरह के बारे में पूरी फॉर्मेशन वगैरह पढ़ ली, अब कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ ले, आयोग के कमीशंस के बारे में पढ़ ले। तो इसका जिक्र हमारे जो 73 का जो स्केड्यूल नहीं दिया था, वो जो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे संविधान में, आर्टिकल 73 के जो संशोधन था, अमेंडमेंट हुआ था 73वां, उसके तहत 16 नए आर्टिकल जोड़े गए थे ना, उनमें से आर्टिकल 243I में राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। अब ये होता क्या, इसका काम क्या है? राज्यपाल जो होता है ना, गवर्नर, वो 5 साल के लिए पंचायती राज संस्था जो होती है ना, पंचायती राज जितनी भी संस्थाएं होती हैं, उनको पैसे, वित्त संसाधन यानी फाइनेंस, जितने भी वो होते हैं ना संसाधन वगैरह, फाइनेंस रिसोर्स वगैरह अवेलेबल करवाने के लिए एक आयोग बनाते हैं, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन का गठन करते हैं, स्टैब्लिशमेंट करते हैं, इनको बिठाते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, यानी एक अध्यक्ष होता है और बाकी 4 मेंबर होते हैं, ठीक है, या एक हेड होता है और बाकी 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन इन राजस्थान, अब देखो राजस्थान में भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनी है 5 ऑलमोस्ट, वो ये है। स्टेट फाइनेंस कमीशन पहली कब बनी थी? 1995 से 2000 के बीच में। देखो 1995 ये वही टाइम है जब इलेक्शन हुआ था पहली बार राजस्थान में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री कृष्ण कुमार गोयल थे। सेकंड है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप ध्यान लेना, ठीक है। सेकंड है स्टेट फाइनेंस कमीशन 2002 से 2005 श्री हरिलाल देवपुरा, ठीक है। थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन थे? थर्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन 2005 से 2010 और इसके अध्यक्ष थे श्री माखन चंद सुराना, ठीक है। और चौथा है स्टेट फाइनेंस कमीशन 2010 से 2015, वैसे इसकी डेट 2011 की अलाउ करने की, बट जो एनुअल होता है ना 5-5 का गैप चौथे वाले का, तो उसके अकॉर्डिंग 2010 से 2015 के बीच में। तो इसके कौन थे? BD कल्ला इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और अंतिम जो अभी का है लेटेस्ट वाला, 5th स्टेट फाइनेंस कमीशन 2015 से 31 मार्च 2020 तक जो था, ये अभी तक का जो था, वो थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। तो आप इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मैंने डाल दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसका ये आर्टिकल ध्यान रख लेना, राज्य वित्त आयोग का, फाइनेंस वगैरह में मदद करते हैं पंचायत की समिति वगैरह को, ठीक है। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243K। अब मैं एक चीज़ बता दूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उससे ज़्यादा कुछ लेन देना है नहीं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका सिर्फ काम होता है पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाना। लोग विधानसभा वगैरह के बोल देते हैं, बहुत गलत करते हैं। देखो पंचायत और नगर पालिका को चुनाव करवाने की बात करते हैं बस ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इनके हाथ में बस ये है। पंचायत संस्था और नगर स्वशासन का चुनाव कराना इनका प्रमुख कार्य है। इलेक्शन ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इज देयर प्राइमरी वर्क, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर, जो स्टेट राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, उनका टेन्योर 5 साल का होता है। और ये एक सदस्यीय है, राजस्थान में ये एक सदस्यीय है, एक सदस्यीय, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग कितना है? एक सदस्यीय, 1 मेंबर वाला, ठीक है। इलेक्शन हिस्ट्री इन राजस्थान, देखो राजस्थान में 73वां संशोधन जब लागू हुआ प्रदेश में, तो राजस्थान में उसी के बिना पर 1994 में पंचायती राज अधिनियम करके कुछ लागू किया गया था, ठीक है।
तो उसी के आधार पर 1995 में चुनाव हुए। 1995 में जब चुनाव हुए तो तब से लेकर अब तक 6 बार इलेक्शन हो चुके हैं। और अगर वैसे हम गिने तो राजस्थान में 11 बार इलेक्शन हो चुके हैं। बट अगर पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिल गया उसके बाद जब 1994 में यहाँ पे भी एक बिल पास करके यहाँ पे भी लागू कर लिया पंचायती राज को अच्छे से, उसके बाद से राजस्थान में सिर्फ 6 इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट के बाद से। वैसे तो 11 हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी याद रहेगा। ये हमारा शायद लास्ट का, हाँ ये लास्ट का है। अब इसको ये एक छोटा सा कोटेशन है, टारगेट एन एम टू प्रूव योर नेम। खैर मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा याद आया मेरे को। देखो मेरे को अविश्वास प्रस्ताव ही पढ़ाना है कि सरपंच वगैरह को हटाने के लिए, सरपंचों के प्रधान वगैरह इन सबको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए देखो मैं थोड़ा सा इस पेज का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट मार्कर ले लेते हैं, ऐसे समझेंगे थोड़ा। ठीक है, इसी में समझ लेना, मैं लिखना भूल गया। देखो हमें पता है कि पंचायत वगैरह इन सबका कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। अब इस 5 साल में जो अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है, नॉन मोशन करके इंग्लिश में उसको कुछ कहते हैं, देख लेना यार मैं भूल गया इंग्लिश में। तो अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है जब उसको किसी को पद से हटाना हो, सरपंच को, प्रधान वगैरह को पद से हटाना हो, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान में कैसे लाया जा सकता है, देखो 5 साल में स्टार्टिंग के 2 साल जो होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड साल, पहले 2 साल अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ओके, ध्यान रहेगा, पहले 2 साल अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, पहले 2 साल अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। फिर आखिरी के साल यानी 5वें साल, 5th ईयर में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, 3rd ईयर में या 4th ईयर में। अगर 3rd ईयर में अविश्वास प्रस्ताव आता है और वो पास नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता, तो वो 3rd ईयर में दोबारा नहीं आएगा, वो अब सीधा 4th ईयर में आएगा। याद रहे, एक सरपंच वगैरह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ 2 बार ही लाया जा सकता है, या तो 3rd ईयर में, तीसरे साल में, या तो 4थे साल में। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आप सुन के भी लिख लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैं आई एम सॉरी, मैं लिखना भूल गया, इसको दिमाग से उतर गया था मेरे। अब नेक्स्ट चीज़ सुनो। अब ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, कैसे। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना आपको मेजोरिटी चाहिए होता है, 1/3 चाहिए होता है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए आपको कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, 3/4 चाहिए होती है। तो लाने के लिए, ठीक है, लाने के लिए तो इतना चाहिए होता है, और पास करने के लिए, ठीक है, पास करने के लिए आपको 3/4 चाहिए होता है। तो बस यही है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अपना एक टारगेट नेम कर लो टू प्रूव योर नेम। ठीक है, कैसा रहा आप लोग ये बताना, और कैसा रहा मेरा पढ़ाना आज का ये ज़रूर बताना, और इसके साथ साथ अपना फीडबैक आप ज़रूर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मजाक से हटकर जैसी भी पढ़ाई हुई कोई बात नहीं, लेकिन मजाक से हटकर एक चीज़ बोलूँगा, ये सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, आपको बहुत काम आएगा, रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए ज़रूर ये वीडियो देखना। अगर कोई गलती से दिख गई हो तो ज़रूर इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तुरंत आंसर मिलेगा विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। अब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कैसा चैनल है, स्लो ही सही लेकिन पढ़ाई हो रही है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और देखते रहिए मिशन KVS। बाय।